अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पर मध्यस्थता की इच्छा जताई और उन्होंने प्रयास भी किया। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि कश्मीर पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता मंजूर अब नहीं है। विदेश मंत्रालय के अनुसार से जो जानकारी आई कि भारत ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि कश्मीर का मसला सिर्फ इसी आधार पर अब अटका हुआ है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर है, पीओके, उसकी वापसी होनी चाहिए। अब ये मसला द्विपक्षीय है और हम पाकिस्तान से सिर्फ पीओके की वापसी पर ही बातचीत करेंगे। किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप हमें मंजूर नहीं है। अब सरकारी जो सूत्र है उसका कहना है कि विदेश मंत्रालय ने साफ तौर से कह दिया है कि भारत कश्मीर पर किसी तीसरे देश की कोई मध्यस्थता नहीं चाहता है, जैसा शिमला समझौता में भी जिक्र है। अब भारत की जो कश्मीर पर नीति है वो बेहद साफ है। क्यों? क्योंकि कश्मीर पर अब कोई विवाद बचा ही नहीं, केवल एक ही मुद्दा शेष है और वो ये कि भारत अब जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसे वापस चाहता है और हम पाकिस्तान से सिर्फ इसी पर बातचीत करेंगे। और हाल में देखिए तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि वे कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं। लेकिन अब बात सुनिए या ना, आगे की बात है। भारत सरकार ने अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों और संयुक्त राष्ट्र सभी को बता दिया है कि ये मामला पूरी तरह से अब द्विपक्षीय हो गया। किसी को इसमें खुदने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया कि आतंक के बदले सीधी और निर्णायक जवाबी कार्रवाई होगी। बार बार भारत को समझाने की कोशिश करने वाले जो देश है उनको अब यह स्पष्ट संदेश है कि फिर भारत ज्ञान नहीं मांगता है, सम्मान चाहता है। अब पाकिस्तान के टुकड़े होने की बात आई तो ये भी समझिए कि इसकी संभावना कितनी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो देखें बलोच अलग से विद्रोह कर रहा है। पाकिस्तान के विभाजन की बात अक्सर राजनीतिक बयानबाजियों और अटकलों में उठती रहती है, विशेष रूप से बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलनों के संदर्भ में। इसमें कई बार जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उन्होंने भी बयान दे चुके हैं, दावा कर चुके हैं, रक्षा मंत्री खुद कह चुके हैं कि पीओके के 4 हिस्से हो सकते हैं, बट सकते हैं और इसमें योगी आदित्यनाथ भी ये दावा कर चुके हैं। लेकिन हालांकि इन दावों के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। पर क्या 1971 के पहले किसी भारतीय या पाकिस्तानी ने सोचा था कि बांग्लादेश अलग देश बनेगा? तो जवाब होगा नहीं। 2019 के पहले भारतीय ने सोचा था कि कश्मीर से 370 खत्म होगा? जवाब होगा नहीं। और आज से 10 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात भी किसी के गले पर उतरना आसान नहीं था। तो फिर दरअसल कोई भी ऐसे ऐतिहासिक काम के नेतृत्व में इच्छा शक्ति जरूरी होती है। अब 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश बनना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इच्छा शक्ति पर ही निर्भर था और कमाल था। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनने से पहले राजाओं के प्री वर्सन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दे दी थी। ठीक उसी तरह वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, 370 को समाप्त किया, वक्फ संशोधन अधिनियम लगाया, उसके अलावा 3 तलाक खत्म किया, एनआरसी, नोटबंदी, सब कुछ उसने लागू की। अब अपनी इच्छा शक्ति का परचम दे चुके हैं दुनिया के सामने। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से देश को मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व मिला तो फिर इसका फायदा भी हो। अब इसलिए कुछ भी असंभव को संभव किया जा सकता है और इसी आश में देश भी है कि पीओके वापस आएगा। लेकिन फिर अब यह भी समझना है कि बलूचिस्तान या फिर पीओके आसान कौन सा? तो देखिए, दोनों अलग बात है। पाकिस्तान में जो बलूच अलगाववादी आंदोलन है जिस तरह से आजकल चरम पर है, उससे 1971 के पहले जो पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे आंदोलन की याद जरूर दिलाती है। दोनों की स्थिति सेम है। बलूच आर्मी आगे पाकिस्तानी आर्मी हर रोज मात खा रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार बिल्कुल नाम मात्र की रह गई है और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी अब दमन करने में सक्षम नहीं रह गई। अब भारत ने जिस तरह से सिंधु जल समझौता को स्थगित किया, रद्द किया, वो पाकिस्तान में भविष्य में गृह युद्ध का कारण बन सकता है। तो पहले ही जो लॉन्ग टर्म वाला एक्शन था वो भारत ले चुका है। बात पहले बलूचिस्तान की करें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी उपेक्षित रहा है।
मतलब पीछे रहा। यहाँ बलूच नेशनलिस्ट आंदोलन सक्रिय है, जो पाकिस्तान से स्वतंत्रता या अधिक स्वायत्तता की मांग करता है। बलूच लिबरेशन आर्मी है, बीएलए जैसे समूह है जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा है और साथ में पाकिस्तानी सेना को ढेर कर रहा है। बलूच आबादी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है, जो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की तरह भारत के लिए अनुकूल स्थिति हो सकती है। अब बलूचिस्तान में संसाधनों की लूट है, जैसे कि ग्वादर पोर्ट प्राकृतिक गैस से स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ाया है। इसके साथ ही बलूचिस्तान की जो सीमा है ईरान अफगानिस्तान से लगती है, जहां से पाकिस्तान को अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है। दोनों देश ईरान और अफगानिस्तान से बनती नहीं। पीओके अगर बात करें तो भारत का अभिन्न हिस्सा है और 1994 में भारतीय संसद ने इसे भारत का अभिन्न हिस्सा भी घोषित किया। और हाल के वर्षों में देखें तो पीओके में बिजली, पानी, बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण स्थानीय असंतोष भी बढ़ा है। पीओके के लोग खुद चाहते हैं कि भारत में चले आए और कुछ समूह हैं जो एकीकरण का समर्थन करते हैं। और हाल के प्रदर्शनों से स्थानीय लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी फूट पड़ा है। भारत के लिए यहाँ किसी भी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैध ठहराना आसान हो सकता है। पीओके भारत की सीमा से सटा हुआ है और जिससे सैन्य अभियानों के लिए लॉजिस्टिक आसान हो सकता है, मतलब किसी भी आर्म्स को वहां पहुंचाना। 1971 में जैसे पूर्वी पाकिस्तान की तुलना में ये कुछ हजारों मील दूर था पूर्वी पाकिस्तान, जबकि ये आसान है। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जो जख्म दिया है पाकिस्तान को, उसे भी पाकिस्तान को भूलने में काफी समय लगेगा। तो इस बीच में ये भी समझिए कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अब लगभग शांति के कगार पर जरूर है, लेकिन सीज फायर उल्लंघन के बाद और भी इसे चरम पर जाता हुआ देखा जा सकता है। लेकिन तब तक पाकिस्तान को गहरा जख्म भारत जरूर दे चुका था। भारत ने जो जख्म पाकिस्तान को दिया उसके सबूत भी अब सामने आने लगे हैं और सबूत के तौर पर सेना खुद ही इसे दिखा रही है। भारत ने निजी स्पेस टेक फॉर्म स्पेस द्वारा जारी जो सैटेलाइट है उसकी इमेज पाकिस्तान के झूठ और बड़बोलेपन की पोल खोल रही है। जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं यहाँ वहां से जो खबर है वो भी ये बताती है कि भुलारी एयरबेस के पास की स्थिति भी बेहद ही खराब है। भुलारी एयरबेस पर 10 से 11 मई को जो हमले हुए उसमें एक प्रमुख हैंगर को भी भारी नुकसान हुआ। सैटेलाइट इमेज की छत उड़ी हुई नजर आ रही है और इसमें देखेंगे तो आसपास के में मलबा साफ दिख रहा है, स्ट्रक्चरल डैमेज की पुष्टि हुई है और ये वही एयरबेस है जहां से पाकिस्तान की त्वरित जो प्रतिक्रिया यूनिट है, क्विक एक्शन असिस्ट, उसके संचालन यहीं से होती थी। अब पाकिस्तान के किन किन नसों पर भारत ने प्रहार किया ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले जो एयरबेस है उसमें 4 एयरबेस है। रफीकी एयरबेस जो शारकोट जंग में है, पाकिस्तान के पुराने वायु अड्डों में से एक। यहाँ पर जो यहाँ का रनवे और हैंगर तबाह करके वायुसेना की उड़ान क्षमताओं को सीधा भारत ने झटका दिया। पाकिस्तान का दूसरा है मुरीद एयरबेस जो चकवाल में है। यहाँ के हालिया हमलों ने यूसीएबी और यूएबी को मलबा में तब्दील कर दिया। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी राजधानी के पास है मौजूद राजनीतिक अड्डे को भारत ने चुपचाप तबाह कर दिया। रहीम यार खान एयरबेस है जो साउथ पंजाब का अहम बेस है, जो नो फ्लाई जोन घोषित हो चुका है। पाकिस्तान ने खुद इसे नोटम जारी किया है, नो फ्लाई जोन। अब सकूर एयरबेस है सिंध का, कराची और हैदराबाद के बीच में। यहां भी मौजूद बेस अब काम नहीं कर रहा है। कई सारी स्थिति बन रही है। चुनिया एयरबेस भी है लाहौर के पास, जिसे भारत सरकार के एक्शन से पाकिस्तान एक्टिव नहीं कर पा रहा। थल सेना की गतिविधि वाला क्षेत्र भी मलबे में बदल चुका है। सियालकोट एविएशन बेस और पासरूर रडार स्टेशन, यहाँ पर भारतीय हमले ने पाकिस्तानी सेना की आंख और कान दोनों फोड़ दी है, गूंगा बहरा बना दिया है। पाकिस्तान की चुप्पी इस बात का सबूत भी है कि वार कितना सटीक था। अब आगे क्या कुछ होगा, ना कोई जवाब ना कोई फुटेज, पाकिस्तान की चुप्पी ही ऑपरेशन की सफलता का जवाब दे रहा है। अब आगे की तैयारी के लिए भारतीय सेना तैयार है। पाकिस्तान कुछ भी करे तो सीधा पीओके भारत के पास, लेकिन इसके लिए रणनीति भी जरूरी है जो भारतीय सेना और भारत के राजनेता इसे पूरी तरह से
तैयार कर रहे हैं। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। और फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।